नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पार नज़र की। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। इस रास्ते से आम आदमी नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुँचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो छोटू एक बच्चा है, उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो वहाँ पर जा पहुँचा। उसके बाद क्या होता है? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। तो उनसे कहते हैं कि भाई छोटू, तुमसे कितनी बार मना किया है कि उधर मत जाओ। छोटू बोलता है, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो ये सब छोटू की माँ कह रही है उससे कि वहाँ पर पापा को काम पे जाना होता है, इसलिए वो जाते हैं, और ये डेली का ही उनका वार्तालाप है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। आम आदमी नहीं जा सकता था यहाँ पर। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। कुछ ही ऐसे लोग थे जो उसमें से जा सकते थे और छोटू के पापा भी उसी में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो आज क्या थी? छुट्टी थी। तो छोटू ने कहीं से अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और उस सुरंग के रास्ते की तरफ चलने लगा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो जो सुरंग का रास्ता था उससे पहले एक बंद दरवाज़ा था और जो सुरंग थी उसमें अंदर दिए जल रहे थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने खांचे में कार्ड डाला, दरवाज़ा खुल जाता है। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। ज़मीन से ऊपर की तरफ सफ़र करना था इसमें, मगर कहाँ? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ। मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाई निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। वहाँ पर नियंत्रक जो भी यंत्र हैं, निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, उनके बारे में छोटू को कुछ पता नहीं था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तो जो सबसे पहले निरीक्षक यंत्र बढ़ता है उसमें कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि भाई छोटा कद का व्यक्ति कैसे आ गया सुरंग में। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तो जो दूसरा निरीक्षक यंत्र था उसने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। जो नियंत्रण केंद्र था वहाँ पर इसकी जानकारी दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, लेकिन छोटू को इनके बारे में कुछ पता नहीं था। वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, क्योंकि छोटू को सिपाही छोड़ के आए थे और माँ इंतज़ार कर रही थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।
पापा ने छोटू को बचा लिया कि तुम इसको छोड़ दो। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो छोटू के पापा बोलते हैं कि वो ज़मीन से ऊपर काम करते हैं और वहाँ पर आम आदमी जी नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता। तो छोटू बोलता है, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? तो आप कैसे जाते हो? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ कि जो मैं एक स्पेस सूट पहन के जाता हूँ उसी से मुझे ऑक्सीजन मिलती है और उसी से मैं ठंड से बचता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मेरे पास इस तरह के जूते हैं जिससे ज़मीन के ऊपर मैं आसानी से चल पाता हूँ। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। पापा ने आगे बताया, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। जो हमारा मंगल ग्रह है वहाँ पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो छोटू के पापा यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले जो हम ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर रहते थे तो हमें न तो किसी पोशाक की ज़रूरत थी, नहीं कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। हम आसानी से, जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसा करते थे। लेकिन फिर कुछ परिवर्तन आए प्राकृतिक, जिसमें सूरज में परिवर्तन आए और प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया। उसकी वजह से यहाँ के जो पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सब ही अयोग्य साबित हो गए उसमें। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो कुछ यंत्र हैं जिसकी वजह से हम ज़मीन के अंदर रह पा रहे हैं, और यंत्र अच्छी तरह से चलते रहें इसके लिए हमें सतर्कता रखनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो हमारा काम क्या है? इन यंत्रों का ध्यान रखना। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो जब छोटू ये बोलता है कि बड़ा होकर मैं भी यही काम करूंगा, तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें इसके लिए माँ और पापा की बात सुननी होगी और खूब पढ़ना होगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो घर जा रहे थे स्टाफ ख़त्म होने पे, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, एक ही जगह पर नहीं रहा है। ये पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। जो ये बिंदु है, इसने अपनी जगह बदली है।
कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो यदि हम कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? ये सब सोचने लग जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहा होगा, और भी कहाँ पर जीवों का अस्तित्व है, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा और कि अंतरिक्षयान छोड़ सके वो? यदि कहीं और पर जीवन है तो वो क्या इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि वो हमारे यहाँ पर अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें तो जो अंतरिक्षयान आ रहा है वो हम देख सकें, उसको हमारे पास देख सकें, तो ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो पूर्वज हैं हमारे, उन्होंने अंतरिक्षयान छोड़े थे क्योंकि उनके पास ऊर्जा थी, लेकिन अभी तो इतनी ऊर्जा नहीं है। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। जो कॉलोनी की समिति थी प्रबंध, जो सब चीज़ मैनेज करती थी, उसकी सभा बुलाई गई और जो उसके अध्यक्ष थे वो भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो उस सभा में ये चर्चा हो रही है कि 2 अंतरिक्षयान हैं वो हमारे मंगल की ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। जो हमें कंप्यूटर बता रहा है उससे हमें यह पता चलता है कि किसी नज़दीकी ग्रह ने ये छोड़े हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो ये बोल रहे हैं कि इस पे हमें कोई योजना बनानी चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो नंबर 1 से पूछा जा रहा है कि आपका क्या ख्याल है? तो जो सारी कॉलोनी की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नंबर 1 की। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यदि ये हमारी तरफ आ रहे हैं तो हम इन दोनों को जलाकर खाक कर सकते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। ऐसा करने से हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। उनको अंतरिक्षयान को बेकार कर और फिर उसको ज़मीन पर उतार लें, ऐसा हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। केवल इसमें यंत्र ही हैं, कोई जीव नहीं है इसमें। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। तो जो नंबर 2 के वैज्ञानिक थे वो बोले ये जो नंबर 1 कह रहे हैं इनकी बात हमें सही लग रही है। तो जो यंत्र हैं उनको बेकार कर देने में भी खतरा होता है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हमें सिर्फ देखना चाहिए इनको। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए कि किसी को जानकारी हमारे बारे में नहीं हो, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं
वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। यदि इनको हम नष्ट कर देंगे तो उनको हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी और वो अगली बार और भी बड़े अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। तो हमें इस तरह से रहना चाहिए कि ये इन यंत्रों को हमारे बारे में गलतफहमी हो कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो नंबर 3 थे उन्होंने कहा कि ये मैं अध्यक्ष महोदय से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण यहाँ के बारे में पता नहीं चले। और वो क्या काम करते थे? सामाजिक व्यवस्था को देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि एकदम से फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो उनको कोई जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने बताया कि 1 नंबर का जो अंतरिक्षयान है वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। तो जब छोटू कंट्रोल रूम में गया तो वहाँ उसने देखा कि वो अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा है। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा कि इसके अंदर क्या होगा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। हम उस पर ध्यान रख रहे हैं और हर अंग पे उसका हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। ये कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। तो जो अंतरिक्षयान है उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, वहाँ से मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। एक के अलावा सबका ध्यान उसी अंतरिक्षयान पे था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। तो जो कंसोल पैनल उसके पापा ने दिखाया था उस पर उसका ध्यान था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। उसमें जो लाल बटन था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। छोटू को एक थप्पड़ पड़ गया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जो पृथ्वी पर नासा है उनके व्यक्तित्व ने। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान बाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। जो मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्षयान है, हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। तो नासा ये कहता है कि उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास अभी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे।
उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा क्या मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। तो ये पृथ्वी के द्वारा जो अंतरिक्षयान भेजे गए थे उनसे यहाँ पर ये पता लगाया जा रहा था कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो ये लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर ने, मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे ने। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।